हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, इसके अंदर इक्लेम्शिया के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो अपना जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स थे जिसके अंदर अपन इक्लेम्शिया के अंदर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको इक्लेम्शिया का मीन बता दिया था, इक्लेम्शिया क्या होता है, उसके इंसिडेंस जो मतलब जो रेशियोज़ बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताया था। इटियोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, उसके कोजेज़ के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है। और जो उसके टाइप्स ऑफ द जो कोजेज़ ऑफ कन्वर्जन है वो अपन ने पढ़े हैं। और जो टाइप्स ऑफ इक्लेम्शिया है कि इक्लेम्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, एक एक के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टमार्टम और इंटरकरेंट और एटिपिकल वाले जो टाइप्स थे इक्लेम्शिया के, वो अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिए। ठीक है। आज नेक्स्ट जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये आपका शायद 2 डेज़ का टॉपिक और बचा है। इसका आज मैं जो कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद जो मैनेजमेंट रहेगा वो एक क्लास में केवल मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है। ठीक है। तो अपना जो इसके अंदर नेक्स्ट रहेगा वो क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे अपन। जो क्लिनिकल फीचर्स है, जो साइन सिम्टम्स हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि इक्लेम्शिया के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, वो किसके बारे में अपन देखते हैं। तो फर्स्ट की बात करेंगे, वो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो मोस्ट वेलकम एक्सेप्ट रेयर फुलमेंट वेराइटी हैव साइन ऑन सिम्टम एंड प्रीक्लेम्शिया प्रीसीडिंग कन्वर्जन। मोस्ट वेलकम की बात करेंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, रेयर फुलफिलमेंट वेराइटीज़ जो रेयर कंडीशंस में होती है उनको छोड़कर बात कर सकते हैं अपन साइन सिम्टम की। और प्रीक्लेम्शिया प्रीसीडिंग कन्वर्जन, प्रीक्लेम्शिया के अंदर जो बहुत सारे जो साइन सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे साइन सिम्टम ऑलरेडी उसके अंदर अपन को दिखाई देते हैं, वही कंडीशंस के अंदर अपन दिखाई देते हैं। उसको छोड़कर मुझे वो प्रीसीडिंग जो कन्वर्जन, जिसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, कन्वर्जन होता है, जिसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट करते हैं, वो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर स्टार्ट होते हैं कि मोस्ट जो कॉमन इसके अंदर जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कौन सा होता है इसके अंदर, कन्वर्जन होता है। तो अपन बात करेंगे, अपन साइन ऑफ द इक्लेम्शिया की बात करते हैं। तो इक्लेम्शिया की और साइन की बात करेंगे, जिसमें पहला जो साइन अपन को दिखाई देता है इसके अंदर, पहला साइन ये दिखाई देता है कि सीवियर, जब अपन पूछते हैं पेशेंट तो वो क्या बताएगा, सीवियर एंड परसिस्टेंट हेडेक। जो हेडेक होता है बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और परसिस्टेंट होता है, कंटिन्यूस रहता है, वो रुकता नहीं है। हेडेक बहुत सीवियर कंडीशंस होती है। हेडेक प्रीक्लेम्शिया वाले कंडीशन के पेशेंट के अंदर हेडेक होता है, सीवियर होता है और परसिस्टेंट रहता है, रुका रहता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन होता है, इपीगैस्ट्रिक पेन होता है। इपीगैस्ट्रिक पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन होता है, राइट साइड के अंदर होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया के अंदर होता है। इपीगैस्ट्रिक पेन होता है, एब्डोमेन पेन बोल सकते हैं अपन जिसको। ठीक है ना। एक सब पहला होता है हेडेक होता है, दूसरा होता है इपीगैस्ट्रिक पेन होता है, दूसरा है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया और ब्लड विजन, मैंने बताया था कि प्री क्लेम्शिया की अगर कंडीशन हो जाती है, जिस पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हो जाती है, प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसके बाद में क्या कंडीशन बन जाएगी, उस कंडीशन के मैंने बताया था कि मल्टीपल ऑर्गन्स क्या होते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें मैंने बताया ऑप्थेल्मोस्कोपी, जिसे बोलते सॉरी ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी आई से रिलेटेड भी क्या होते हैं इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो फोटोफोबिया के साथ ब्लड विजन भी इसके अंदर अपन को दिखाई देता है। तो ब्लड विजन इसके कॉम्प्लिकेशन एक तरीके से बोल सकते हैं कि आई जो इससे रिलेटेड है, जो डिजीज़ है, तो इसके अंदर ऑर्गन जो है आई के ऑर्गन से ऐड होते हैं, तो जिसके कारण प्रीक्लेम्शिया के कारण क्या हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएगा, फोटोफोबिया की कंडीशन हो जाएगी। वो अपन को किस में दिखाई देगी, अपन को दिखाई देगी इक्लेम्शिया के अंदर। फोटोफोबिया यानी तो समझते होंगे आप, फोटोफोबिया यानी तो कि आपको कोई भी जिसे अपन बोल सकते कि फोबिया मीन्स होता है डरना, एक तरीके से डर होता है, फियर होता है। तो फोटोफोबिया यानी फियर एंड लाइट से, या बोल सकते हैं किसी से डर जाता है बच्चा, या बोल सकते हैं मतलब उससे डरना स्टार्ट कर देती है, मतलब फिर एक डिस्कम्फर्ट फील करती है। आई जो विजन्स होते हैं उसके कारण क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, या सेंसिटिव होता है, आई जो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, या फियर ऑफ द लाइट जो बोलते हैं फोटोफोबिया हो जाती है, उस कंडीशन से फोटोफोबिया हो जाता है। एंड ब्लड विजन दिखाई देता है, अंधेरा ब्लड विजन यानी जो उसको क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देता है। तो एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, या बोल सकते हैं कि आई के अंदर डिसऑर्डर्स या इंक्लूडेड डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रिस्क डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ब्रिस्क डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, ब्रिस्क यानी होता है तेज, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होता है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है जो मसल्स जो होती है, वो क्या होता है, मतलब जो मसल्स होती है वो क्या होता है, रिपीटेड वाइब्रेटिंग कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है। तो जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन करती है उससे क्या होता है, जो टेंडन्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्केल अपन इसके अंदर मेजर करते हैं स्केल के थ्रू ये कितना रिफ्लेक्सेस होता है। इसके अंदर मसल्स जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती है, तो वाई कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, उसे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं इसके अंदर। मार्क डायरोसिस इन द मार्क डायरोसिस इज सीन फॉर अबाउट 48 आवर्स,
कि 48 घंटे तक अपन को यूरिन का जो क्या है इन्वेस्टिगेट करना है या मार्क करना है, डायग्नोसिस देखना है कि 48 घंटे तक सीन करना है कि किस तरीके से यूरिन आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अपन को चेक करना ज़रूरी है। तो ये अपन को इसके साइन अपन को दिखाई देते हैं इक्लेम्शिया वाली कंडीशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे इक्लेम्शिया फिट ऑफ और कन्वर्जन। जो इक्लेम्शिया फिट्स आते हैं बच्चे के अंदर, जो मदर्स के अंदर जो सीजर्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, वो कौन कौन से कन्वर्जन किस प्रकार से आते हैं वो अपन देखते हैं। टाइप्स देखेंगे जिसके अंदर, जो इसके अंदर 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस डिस्क्राइब करिए। जो 4 स्टेज ऑफ इक्लेम्प्टिक फिट विच आर एपिलेप्टिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज दे आर। इसमें 4 स्टेजेस है, जिससे 4 स्टेज के बारे में अपन एक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर देखेंगे द प्री मॉनिटरी स्टेज। प्री मॉनिटरी स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है जो इक्लेम्शिया के जो फिट्स होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, उसके अंदर फर्स्ट स्टेज होती है प्री मॉनिटरी स्टेज। जो प्री मॉनिटरी स्टार्टिंग का जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर ट्विस्टिंग होती है, फेशियल, टंग एंड हैंड एंड फीट मसल का क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है, मतलब एक तरीके से खिंचाव होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देयर इज ए फेशियल, टंग एंड हैंड एंड फीट मसल्स क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है, एक तरीके से मरोड़े खाती है, बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग यानी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मरोड़े खाना स्टार्ट करता है, तो ट्विस्ट हो जाती है। आई बोल आर टर्न विद द वन साइड बिकम द फिक्स और रोल। बट एक जो मदर होती है उसकी जो आई बोल है, जो आइज के अंदर जो आई बोल होती है, वो एक साइड किसी भी साइड की जाती है, फिक्स हो जाती है बिल्कुल एक से, मतलब राइट साइड में तो राइट साइड में फिक्स हो जाएगी, लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी और रोल करती रहती है और चारों तरफ वो घूमती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस में लास्ट एंड फ्यू सेकंड्स एंड हाफ अ मिनट। ये जो स्टेज होती है, ये जो सीजर्स आते हैं, जो ये कन्वर्जन्स आते हैं या ये जो फिट्स आते हैं, ओनली फॉर द फ्यू सेकंड्स के लिए, थोड़े से सेकंड के लिए, 10 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड या मैक्सिमम कितने सेकंड, हाफ एन मिनट, 30 सेकंड तक रहता है। तो ये ज़्यादा लंबे तक ये कन्वर्जन्स नहीं आते हैं। तो प्री मॉनिटरी के अंदर ट्विस्टिंग होती है, फेशियल की होती है, टंग की होती है, हैंड्स की होती है, फिट और मसल्स की होती है, और इसके साथ में क्या होता है जो आईबोल्स होती हैं वो वन साइड के अंदर फिक्स हो जाती है, टर्न हो जाती है। साथ में क्या होती है जो लास्ट ये क्या होती है कुछ सेकंड्स के लिए होती है और 30 सेकंड्स के लिए होती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर द टॉनिक स्टेज। सेकंड बात करेंगे प्रीमोनिटरी स्टेज हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन टॉनिक स्टेज की बात करेंगे कि टॉनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि द होल बॉडी बिकम, इसके अंदर पूरी बॉडी क्या होता है रिजिड हो जाती है, जनरलाइज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, आर्म फ्लैक्स एंड हैंड क्लिंच। इसके अंदर होल बॉडी क्या होता है रिजिड हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जनरलाइज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, पूरी बॉडी खिंच जाती है। आर्म्स क्या होते हैं फ्लैक्स हो जाते हैं, चारों तरफ खुल जाते हैं आर्म्स, हाथ पैर की बात करेंगे तो चारों तरफ खुल जाएंगे। एंड द हैंड्स क्लिंच, और जो हाथ होते हैं उनमें मुट्ठी बंद कर लेता है, क्या कर लेता है मुट्ठी बंद कर लेता है, टाइटली मुट्ठी बंद कर लेता है। द बॉडी बीइंग कंडीशन टॉनिक स्पाज्म होता है, रेस्पिरेटरी सीजन एंड टंग प्रोड्यूस बिटवीन द टीथ, और जो जीभ होती है जो टंग होती है वो दोनों टीथ के बीच में अपर वाले और लोअर बीच के अंदर प्रोट्यूज यानी बाहर की ओर निकलती है और उनके बीच में आने के चांसेस होते हैं, उनके बीच में आ जाती है। वो टंग क्या होती है टंग बाइट हो जाती है, एक तरह से टंग के उसके बीच में आ जाती है। वो कौन सी सीजर्स होते हैं टॉनिक स्टेज होता है। वो कौन सी स्टेज होता है टॉनिक स्टेज होता है, इसमें होल बॉडी रिजिड हो जाती है, जनरलाइज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर्म फ्लैक्स हो जाते हैं, मुट्ठी जो हाथ होते हैं वो हैंड्स होते हैं वो क्लिंच हो जाते हैं, मुट्ठी बना लेते हैं, बॉडी बीइंग कंडीशन टॉनिक स्पाज्म हो जाता है, एंड रेस्पिरेटरी सीजन एंड टंग प्रोड्यूस हो जाती है बिटवीन द टीथ के बीच में आ जाती है। प्रोट्यूज का मतलब होता है कि बाहर की ओर निकल जाना, एक तरीके से उन दोनों के बीच में आना या बाहर की ओर निकल जाना। वो क्या होती है जो टंग होती है वो बाहर की ओर निकलती है, तो उन दोनों के अपर वाले और लोअर वाले पार्ट की जो पोर्शन वाला पार्ट है, जो टीथ वाला पार्ट है, उनके बीच में आ जाती है। eyeball become fixed and cyanosis may be presented may be persist 15 to 30 सेकेंड। इसमें eyeball क्या हो जाती है फिक्स हो जाती है और इसमें साइनोसिस की कंडीशन होती है। क्यों होती है रेस्पिरेशन सिजेशन होती है, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी आती है, रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, जिसके कारण साइनोसिस दिखाई देता है। प्रेजेंट में भी persist and 15 to 30 सेकेंड के लिए अपन को दिखाई देती है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन को साइनोसिस कंडीशन दिखाई देगी और साथ में क्या होता है eyeball भी अपन को क्या दिखाएगा इस तरह इसके अंदर फिक्स दिखाई देती है। ये फिक्स जो इक्लेम्शिया जो फिट्स होते हैं वो प्रीमोनिटरी स्टेज है, सेकंड था टॉनिक स्टेज। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्लोनिक स्टेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन क्लोनिक स्टेज की। क्लोनिक स्टेज में क्या होता है देयर इज ए अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉलंटरी मसल, सडनली द जॉ बीइंग्स ओपन एंड क्लोज वायलेंटली, मूव एंड आईलाइट्स। देयर इज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, मतलब एक साथ नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया अब होगा ही नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया
फिर रिलैक्सेशन हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर रिलैक्सेशन, जिसमें कौन सी जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सडनली जो 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 होता है, जो वाला एरिया होता है, जो अपना जो बोल सकते हैं, जो माउथ के अंदर जो वाला एरिया है, ठोड़ी वाला जिसे बोलते हैं अपन, ठोड़ी बोलते हैं या जो बोलते हैं, वह एरिया है में ओपन एंड क्लोज वायलिटी बाय मूवमेंट ऑफ आईलिड्स। जब जो आईलिड्स मूवमेंट करती है, बाय द आईलिड्स जब मूवमेंट करती है, तो यह जो एक तरीके से ओपन क्लोज करते हैं, वॉलेंटली क्या कहते हैं, एक तरीके सडनली क्या मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है, कि वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये क्लोनिक स्टेज है। कौन सी स्टेज है? क्लोनिक स्टेज है। ये क्या होती है? ये होती है 1 से 4 मिनट फेज में भी लास्ट 1 से लेकर 4 मिनट तक ये कंडीशंस होती है। दे आर फोर्थ इन द माउथ, फोर्थ इन द माउथ में से स्मेल आती है, ठीक है। साथ में ब्रीथिंग बिकम स्टार्टियस एंड हेल्टेड एंड फेसेस में बी साइनोस इज नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, द पेशेंट में फॉल फ्रॉम द बेड, इंजरी हरसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि जो ये क्लोनिक स्टेज है, बोल सकते हैं अपन, क्लोनिक जो फेज है ये होता है लास्ट जो फेज होता है, ये 1 से लेकर 4 मिनट तक, 1 मिनट से लेकर 4 मिनट तक ये फेज चलता है। देयर इज ए फोर्थ इन द माउथ। फोर्थ इन द माउथ का मतलब, फोर्थ का मतलब होता है झाग निकलना। मुंह से क्या होता है? झाग निकलना स्टार्ट होता है। मैंने पहले फाउल समझ लिया था, तो मेरे स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, वो गलत था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फोर्थ माउथ के अंदर क्या होता है, झाग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो बोल सकते हैं अपन, जो कन्वर्जन्स आते हैं, तो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, इसमें क्या होता है, जब उसके क्या होता है, फोर्थ वो पेशेंट होता है, उनके फोर्थ मुंह में से झाग आना स्टार्ट हो जाता है। ब्रीथिंग बिकम स्टार्टरस। स्टार्टरस का मतलब होता है मतलब खर्राटे लेना, या बोलता है खड़खड़ा से आवाज आना। हेल्टेड एंड द फेस आर मे बी साइनोस, और पेशेंट के एक तरीके से बोल सकते हैं अपन के रुके, एक मतलब हेल्टेड यानी रुके हुए रहना, उस चीज़ पे डटे रहना। एंड द फेस में भी साइनोस, और जो फेस होता है वो साइनोसिस की कंडीशन आती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी में डिफिकल्टीज आती है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता, इसलिए साइनोसिस की कंडीशन होती है। और नॉट प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, और वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड नहीं होता है पेशेंट। क्यों? पेशेंट में फॉल फ्रॉम द बेड एंड इंजरी हरसेल्फ, और पेशेंट वहाँ से बेड से गिर सकता है, और गिरने के बाद उसके इंजरी हो सकती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें यह होता है कि क्लोनिक स्टेज में यही था कि 1 से 4 मिनट तक की स्टेज रहती है। इसके अंदर फोर्थ एंड मुंह से झाग आना स्टार्ट होता है, ब्रीथिंग बिकम स्टार्टियस एंड खर्राटे लेना स्टार्ट होता है। हेल्टेड यहाँ पर वहीं पे रुका हुआ रहता है, एक तरीके से डटा हुआ रहता है, एक तरीके से कंटिन्यूस रहता है। नेक्स्ट दिस फेज साइनोस की कंडीशन होती है, नॉट प्रॉपर होता है, क्योंकि बेड से गिरने के बाद इंजरी के चांसेज हो जाते हैं। तो इसे क्लोनिक स्टेज के अंदर ऐसा होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो वॉलेंट्री मसल्स होती है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, सडनली जो बिंग ओपन एंड क्लोज वायलेटली बाय द मूवमेंट ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स जैसे मूवमेंट करते हैं जब उसके साथ सडनली होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोनिक स्टेज था। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेज ऑफ कोमा। लास्ट स्टेज है कि पेशेंट कोमा के अंदर चला जाए, उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। इन दिस स्टेज द कन्वर्जन मूवमेंट स्टॉप। अगर जो कन्वर्जन्स आ रहे हैं, जो जर्की मूवमेंट्स आ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, अगर स्टॉप हो जाता है विद द ओकेजनल जर्क्स एंड ट्विस्टिंग, जो दोनों ही क्या होता है, जर्क और ट्विस्टिंग दोनों ही साथ में स्टॉप हो जाते हैं, द पेशेंट लाइज क्वाइट, तो पेशेंट आसानी से लेट जाता है। ब्रीथ स्टॉर्टेसली हो जाता है, खराटे लेना स्टार्ट कर देता है। कोमा सुपरवाइजेज, कोमा के अंदर सुपरवाइज है, एंड टू द रेस्पिरेटरी ग्रेजुअली क्वाइटनेस डाउन, और धीरे धीरे जो रेस्पिरेशन है वो अचानक क्या होती है, धीरे धीरे क्या होता है, क्वाइटनेस हो जाती है, ग्रेजुअली वो डाउन चली जाती है। तो एक तरीके से पेशेंट किस में चला जाता है, कोमा के अंदर चला जाता है। किस में चला जाता है, कोमा के अंदर। तो अपन ने 4 यहाँ पर स्टेजेस पढ़े हैं। पहला स्टेज है पढ़ा मैंने प्री मॉनिटरी स्टेज है, जिसके अंदर मैंने बताया फेस, टंग एंड हैंड एंड फिट ट्विस्टिंग हो जाती है, आई बॉल फिक्स हो जाती है एक साइड के अंदर, और लास्ट ये 30 सेकेंड तक रहता है, फ्यू सेकेंड्स तक ये रहता है प्री मॉनिटरी स्टेज। सेकंड स्टेज अपन ने पढ़ी थी टॉनिक स्टेज के बारे में पढ़ा था। इसमें होल बॉडी क्या होता है, एक जगह होल बॉडी बिकम जनरलाइज द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर्म फ्लेक्स हो जाते हैं, हैंड क्लिंच हो जाते हैं। देन कंडीशन होती है टॉनिक स्पाज, और रेस्पिरेटरी सीजर में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती है, टंग प्रोड्यूस हो जाती है, दोनों टिस्क के बीच में आने के चांसेस हो जाते हैं। और ये कंडीशन इसमें भी क्या होता है, आईबॉल फिक्स हो जाती है, पर साथ में क्या होता है इसके अंदर साइनोसिस की कंडीशन हो जाती है, विद इन द ये होती है परसिस्टेंट रहती है, 15 to 30 सेकेंड तक ये रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्लोनिक स्टेज की। जो क्लोनिक स्टेज मैंने अभी बताया कि ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वॉलेंट्री मसल्स का होता है, जो ओपन एंड क्लोज वॉलेंट्री बाय मूवमेंट ऑफ आईलिड्स। इस फेज के अंदर 1 से 4 मिनट तक रहती है, और फोर्थ एंड झाग आना स्टार्ट हो जाता है, ब्रीथिंग बिकम स्टॉर्टेस यानी खराटे लेना स्टार्ट होता है, हेल्टेड होता है, एंड फेस साइनोसिस की कंडीशन होती है, और प्रॉपर नहीं होता है, इसमें पेशेंट गिरने के चांसेस होते हैं, जिसके इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कोमा। पेशेंट कोमा में चल जाता है, मूवमेंट जो जर्की मूवमेंट्स थे, जो ट्विस्टिंग है,
जो थे जर्की मूवमेंट्स थे, जो कॉन्ट्रैक्शन थे वो स्टॉप हो जाते हैं, पेशेंट क्वाइटनेस हो जाता है एक तरीके से, ब्रीथ स्टोरेज होती है, कॉमा सुपरवाइजेज होता है, एंड रेस्पिरेशन ग्रेजुअली क्वाइटनेस डाउन, धीरे धीरे रेस्पिरेशन भी क्या हो जाती है, डाउन होती चली जाती है, तो इस कॉमा के अंदर पेशेंट चला जाता है। ठीक है, तो आपको स्टेजेस के अकॉर्डिंग पता चल गया। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेजेस अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स, तो आपको कन्वर्जन के बारे में ही डिस्कस करना है, कन्वर्जन के बारे में ही बताना है, वो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। कौन? कन्वर्जन्स भी, जो कन्वर्जन्स होते हैं इक्लेम्शिया के, वो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी चाहिए जब पेशेंट इक्लेम्शिया पेशेंट है, तो उसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। यूरिन एनालिसिस करवाया जाता है, सीबीसी करवाना चाहिए। नेक्स्ट उसके अंदर यूरिन एनालिसिस किया जाता है। सीबीसी के यूरिन एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि यूरिन का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, या उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका रूटीन चेक कराना पड़ता है, कल्चर चेक कराना पड़ता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन यूरिन एनालिसिस करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रीक्लेम्शिया कंडीशन उससे रीनल डिजीज होने के चांसेस होते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, वो लीवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। 20 हॉर्स यूरिन क्रिएटिनिन, जो 24 हॉर्स यूरिन आ रहा है तो उसके अंदर क्रिएटिनिन का वैल्यू चेक करते हैं कि उसका नॉर्मल है या, क्योंकि ओलिगोयूरिया की कंडीशन भी हो जाती है और एडिमा की कंडीशन इसके अंदर डेवलप हो जाती है। फीटल प्लेसेंटा अल्ट्रासाउंड, फीटल और प्लेसेंटा का क्या होता है, अल्ट्रासाउंड यूएसजी करते हैं, यूएसजी के थ्रू देखते हैं कि फीटस की जो प्लेसेंटा है, जो भी प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ, उनका प्लेसमेंट सही से हुआ है नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए अपन यूएसजी करते हैं। नेक्स्ट यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं और डॉपलर करते हैं, एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा कि कोर्स क्या है, किस कारण से ये कंडीशन हुई है, तो उसके कारण डॉपलर किया जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर अपन क्लेम्शिया वाले कंडीशन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कि अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, तो दोनों के अंदर अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैटरनल के अंदर अलग होते हैं, फीटल के अंदर अलग होते हैं। अपन मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो देखेंगे पेशेंट अगर मान लो कोई फिट्स आ रहे हैं, अगर कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो पेशेंट को मैंने बताया था कौन सी स्टेज के अंदर बताया था, मैंने स्टेज के अंदर बताया था, जो टॉनिक स्टेज के अंदर बताया था कि पेशेंट का क्या होता है, जो टिथ होते हैं वो प्रोट्यूज हो जाते हैं। प्रोट्यूज है ना, उसके अंदर जो टंग के बीच में वो लेना की कोशिश करता है, जिससे क्या हो सकता है, टंग बाइटिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, टंग बाइटिंग, मतलब टंग बाइटिंग हो जाती है तो ब्लड आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। कौन सी स्टेज के अंदर की बात है, ये टॉनिक स्टेज की बात है, कि उस कंडीशन में क्या हो सकता है, टंग बाइटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हेड ट्रॉमा, अगर हेड ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, या अगर मान लो पेशेंट गिर जाए तो हेड ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एस्पिरेशन होने के चांसेस होता है, मैंने बताया था झाग आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसको कोमा में चला जाता है, पेशेंट का एस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन बोन्स, अगर मान लो ब्रोकन बोन्स, अगर मान लो कोई जर्की मूवमेंट्स आ रहे हैं, अगर जर्की मूवमेंट आते हैं, मान लो कोई वॉल के या कोई फर्नीचर्स के अगर टच हो जाता है, फास्टली अगर मूव करता है, तो अगर उसका अटैच या टच हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ब्रोकन बोन्स होने की सकती है। परमानेंट सीएनएस डैमेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें क्या होते हैं, हार्मोन्स के चेंज होने के कारण क्या होता है, सीएनएस डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल डिजीज है, मल्टीपल ऑर्गन इसके इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस कंडीशन सीएनएस भी क्या होता है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के भी चांसेस होते हैं, क्यों, इसके अंदर हाइपरटेंशन कंडीशन होती है, और हाइपरटेंशन कंडीशन तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीनल फेलियर, इक्लेम्शिया प्रीक्लेम्शिया कंडीशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन रीनल फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, ओलिगोयूरिया कंडीशन हो जाती है, तो रीनल फेलियर होता ही नहीं होता है। डेथ होने की चांसेस आती है, रेस्पिरेशन डिफिकल्टीज हो जाती है, सीएनएस डैमेज हो जाए, हेड ट्रॉमा हो जाए, ब्रोकन बोन है, तो उसके कारण क्या हो सकती है, डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंजरी ड्यू टू फॉलिंग फॉर बेड, अगर पेशेंट है, जो मदर है, अगर मान लो बेड से गिर जाती है, गिरने के बाद इंजरी होने के चांसेस है, ठीक है। डिस्टर्ब विजन, मैंने बताया था प्रीक्लेम्शिया कंडीशन में। ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत बात करते हैं अपन, आई के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, आई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे क्या होता है, ब्लड विजन दिखाया जाता है, तो डिस्टर्बेंस ऑफ विजन, दिखाई देने में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस थे, अपन कॉम्प्लिकेशन बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन की। अगर मान लो इक्लेम्शिया की कंडीशन हो जाती है, तो उसमें कौन कौन से फीटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अपन देखते हैं इसके अंदर। फर्स्टली है प्री मैच्योरिटी, अगर ये कंडीशंस होती है, तो मान लो अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, अगर मान लो प्रोटीन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर डिलीवरी कराने के लिए बोले तो बच्चा क्या होता है, प्री मैच्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि बच्चा डिलीवर ज़्यादा पहले हो जाए, या बोल सकते हैं बच्चे में प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए, क्योंकि प्लेसेंटा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहा है, बच्चा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहा है, ये कंडीशन होने के बाद तो प्री मैच्योरिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इक्लेम्शिया कंडीशन के अंदर।
प्लेसेंटल इन्फेक्शन एंड अब्रूप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ब्लड प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो उसके कारण न्यूट्रिशन कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी होती है, साइनोसिस कंडीशन होती है, उसके कारण डिफेक्ट हो सकता है फीटल के अंदर, हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब्रूप्शियो प्लेसेंटा मैं आपको इसके अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा, जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक चलेगा एंटीपार्टम हेमरेज, उसके अंदर अब्रूप्शियो और प्लेसेंटा पीरियड दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, क्यों? प्लेसेंटा इन्फेक्शन हुआ तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? फीटल हाइपोक्सिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑब्वियसली बात है अगर ये कंडीशन तो IUGR होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और पेशेंट की जो फीटल है उसकी भी डेथ हो सकती है अगर इस कंडीशन के अंदर, अगर ये कंडीशन रही तो फीटल की डेथ होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होकर पेशेंट की डेथ हो सकती है, मतलब फीटस की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो समझ में आ गया फीटल कॉम्प्लिकेशन। मैंने 2 कॉम्प्लिकेशन बताया, मदर का कॉम्प्लिकेशन और फीटल के कॉम्प्लिकेशन डिटेल से बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रिवेंशन की, बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिवेंशन अपन को रखना जरूरी होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर, अपन को पता है कि जो फैक्टर्स होते हैं हाई रिस्क, जो फैक्टर्स जिसके कारण इक्लेम्शिया होता है उनके आइडेंटिफिकेशन करना एंड डायग्नोसिस करना, ट्रीटिंग करना प्रीक्लेम्शिया कंडीशन को, उसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना प्रीक्लेम्शिया कंडीशन। क्यों? अगर प्रीक्लेम्शिया कंडीशन को ट्रीट कर दिया गया तो इक्लेम्शिया कंडीशन होने के चांसेस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन को रोक तो इक्लेम्शिया कंडीशन नहीं हो सकती। तो ट्रीटिंग प्रीक्लेम्शिया इन द टाइम ऑफ द प्रिवेंट इक्लेम्शिया हैंस, जब अपन इक्लेम्शिया को प्रिवेंट कर सकें। प्रीक्लेम्शिया इज नॉट प्रिवेंटेबल डिजीज, जो प्रीक्लेम्शिया वो नॉट प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं है, बट इक्लेम्शिया क्या है? प्रिवेंटेबल डिजीज है। क्यों? क्योंकि अगर प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन हो जाती है तो अपन प्रीक्लेम्शिया कंडीशन को कंट्रोल कर सकें, ट्रीटमेंट कर सके, तो अपन किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? इक्लेम्शिया को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इक्लेम्शिया को प्रिवेंट कर सकते हैं पर प्रीक्लेम्शिया को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होने से पहले अपन मानो इक्लेम्शिया होने की कंडीशन तो उससे पहले अपन प्रीक्लेम्शिया को अपन क्या कर लिया? इंप्रूव कर लिया, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी तो इक्लेम्शिया की कंडीशन नहीं होगी। तो ये आपके प्रिवेंशन थे। ठीक है, आपका ये अभी तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट इसके अंदर इक्लेम्शिया के अंदर मैनेजमेंट बचा है, अपन कल मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा इक्लेम्शिया वाला। ठीक है, उसके बाद मेरी तरफ से हाइपरटेंशन जो डिसऑर्डर्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। 2 डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, इक्लेम्शिया और प्रीक्लेम्शिया, वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट जो अपना टॉपिक करेंगे वो करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।